अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज़। आज के टॉपिक्स में सबसे पहले बात करते हैं पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने बड़े बड़े फैसलों की मंजूरी दी है, जिनमें पीएसएल को माली और इंतजामी तौर पर खुद मुख्तार बनाने, डोमेस्टिक क्रिकेट के बजट को 3 से 4 अरब करने और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स की मैच फीस बढ़ाने जैसे मामलात शामिल हैं। इसके साथ साथ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरे टेस्ट का आज आखिरी दिन है और इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स आज इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह देंगे। इसके साथ साथ फीफा वर्ल्ड कप की बात करें, जिसमें नॉकआउट राउंड शुरू हो चुका है और ईरानी टीम के मेगा इवेंट से बाहर होने पर हर किसी को अफसोस है। और आज ब्राजील और जापान का मुकाबला भी होगा, कहीं जीत पर और कहीं हार पर इस्तीफे दिए जा रहे हैं। सऊदी अरब के वर्ल्ड कप से बाहर होने पर फुटबॉल फेडरेशन के सदर ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि दूसरी जानिब भारत को पहली बार T20 सीरीज में व्हाइट वॉश करने वाले हेड कोच हेनरिच मलान मुस्ताफी हो गए हैं और भारत को एक ही दिन में एक साथ 2 झटके भी लगे हैं। एक आयरिश टीम के हवाले से हमने जिक्र किया, और जबकि वर्ल्ड चैंपियन मेंस टीम आयरलैंड से हार गई है और वुमेन्स टीम ICC T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। और क्या इंग्लैंड में शेड्यूल 5 T20 मैचेस की सीरीज भारत पर भारी पड़ सकती है? ये वो सवालात हैं जिन पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और सलीम खालिक साहब हमारे साथ दे रहे हैं। आप तीनों को वेलकम कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आगाज़ करती हूँ सलीम साहब, बताइएगा आज जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कई अहम फैसले हुए हैं, उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें PSL के हवाले से जो फैसला हुआ है कंप्लीट ऑटोनॉमी देना उनको, एडमिनिस्ट्रेटिव के हवाले से हम बात करें, कितनी अकाउंटेबल होगी या कितना बेहतरीन फैसला है? PSL को पहले भी ये बातें आई थी कि अलग कंपनी बनेगी, सब कुछ अलग होगा। हुआ तो नाम के तौर पर सलमान नसीर उसके चीफ भी बन गए, लेकिन एक टीम अपनी उनको नहीं बनाई उन्होंने ना। सिर्फ 2 मेरे ख्याल है उन्होंने कोई एम्प्लॉयज़ रखे थे और इतने ज़्यादा लोग रखे नहीं, कोई सारा कुछ इसमें PCB से ही हेल्प उनको लेनी पड़ती है। और माली तौर पर ख़ुद मुख्तार बनाने का ये बातें तो अच्छी हैं, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा इक़दाम करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो पिछले साल के जो माली मामलात हैं, जो रिकवरीज़ वगैरह हैं वो पूरी नहीं हुई कुछ, और अभी इस साल की भी मसाइल हैं। तो ये सब चीज़ें देख के PCB को फिर फैसले करने पड़ेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ही ये सब कुछ होगा, लेकिन फौरी तौर पर ये कि PSL को बिल्कुल अलग कर देना, सारा उसका माली मामलात अलग करना इतना आसान नहीं होगा। मैं पहले भी कई बार कहा है कि सलमान नसीर साहब को जब इतनी पावर मिली है, इतना सब इख्तियारात मिले हैं, तो उनको एक अपनी अच्छी टीम बनानी चाहिए। मार्केटिंग का हेड रखें, दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड रखें, अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करें और ज़्यादा कोशिश करें कि वो टीमें तो एक दफ़ा बिकती हैं ना, फिर वो टीमें चलती रहती हैं। 10 साल चली, फिर उसके बाद 2 टीमें फ़रोख्त हुई ना। हर साल सब थोड़ी होगा कि 2 टीमें हम बढ़ाते रहेंगे और खूब पैसे आते रहेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि रेवेन्यू जनरेट करें। और कुछ और भी जो PSL हुई है उसमें कुछ इस तरह के इश्यूज़ अभी चल रहे हैं जो ज़ाहिर है अभी सामने आए नहीं हैं, तो इसको रहने देते हैं, हो सकता है इनको सॉल्व ये कर लें। मीटिंग में और भी काफ़ी कुछ बातें हुई, लेकिन अभी मुझे PSL तक ही रहना है, बाकी भी बात करूँ? नहीं, आप डिस्कस कर सकते हैं या चलिए हम इसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट हम इसको लेकर आते हैं। मैं जाहिद साहब से भी वैसे PSL के हवाले से ही बात करूंगी। जाहिद साहब, कहिएगा PSL को मालियाती तौर पर, उसको इंतज़ामी तौर पर एक ख़ुद मुख्तार बनाना, आपको लगता है कि अगर हम PCB की बात करें वो उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो एक अलग से इंस्टीट्यूशन जो है उसको बग़ैर किसी मुदाखलत के अलग कर दे? देखें, इस अभी जो कायमा कमेटी का इजलास हुआ था जहाँ पर रिपोर्ट पेश की गई, उसमें तो भारी मुनाफे की शरह बताई थी PCB के तर्जुमान ने, वहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ने सारी। और मेरा ख्याल है कि अच्छी चीज़ अगर ये करना चाहते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आपको याद होगा PSL 11 के लिए इंग्लैंड में फंक्शन किया गया, अमेरिका में फंक्शन किया गया, फिर तवक्को से बहुत भारी मुआवजे पे जो है वो टीमें सेल हुई थी, जो 8 टीमें की गई थी। तो अगर वाकई इस पे अमल होता है और इंडिविजुअल करते हैं, उनका स्टाफ भी अलग होता है, मेरा ख्याल अच्छी बात है। लेकिन ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ है, इसमें सबसे अच्छी बात मुझे तो ये लगी है कि ग्राउंड स्टाफ की कम अज़ कम तनख्वाह तो 42,000 मुकर्रर की है यहाँ, वरना आपको पता है कि MA करके आते हैं मास्टर लड़के लड़कियाँ और 25-30 हज़ार पर वो मुख्तलिफ़ जगह पे अपनी नौकरियाँ कर रहे होते हैं। महंगाई के लिहाज से ये बहुत अच्छी चीज़ है। और भी बहुत से अच्छे फ़ैसले हैं जो अभी यूसुफ साहब भी बताएँगे कि गवर्नर के इजलास में क्या क्या फ़ैसले हुए। यूसुफ, आप बताएं क्या क्या फ़ैसले हैं और ये फ़ैसले कागज़ पर किस हद तक हैं और इनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से क्या तरीक़ाकार है? देखें, बोर्ड के जो मैं समझता हूँ कि मेन फ़ैसला था वो ये था कि डोमेस्टिक का जो बजट है उसको उन्होंने बढ़ा दिया है। पहले 3 अरब था, उसको 4 अरब का, जिसका मतलब ये कि जो खिलाड़ियों को मुआवजा उसके मैच फीस में भी इजाफा किया गया है।
पहले उनको 30,000 रुपये मिलती थी मैच फीस, अब उसको 1 लाख रुपए कर दिया गया। इस तरह जो रिज़र्व खिलाड़ी के साथ होते थे उनका जो मुआवजा था वो 15,000 रुपये पर मैच था, लेकिन अब उसको भी बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। तो ये खिलाड़ियों के हवाले से तो अच्छी चीज़ है कि उनको डोमेस्टिक में ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। हम भी अक्सर बात करते हैं कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो डोमेस्टिक नहीं खेलते, लेकिन अब जिस तरह उनको मराहत मिलेंगी, पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो उससे जो उनकी तवज्जो भी ज़्यादा डोमेस्टिक की तरफ होगी। और इसके साथ साथ उन्होंने आज जो इजलास था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का, उसमें जो दूसरी चीज़ें की गई, इसके साथ साथ जो नेशनल स्टेडियम कराची का है उसको जो ओवरऑल दोबारा उसकी अपग्रेडेशन करने का फ़ैसला किया गया। इसमें 6 अरब 70 करोड़ रुपये इसके लिए मुख्तस किए गए हैं। दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तवज्जो दी जाएगी। इसी तरह यहाँ पर जो हॉकी जो PCB का स्टेडियम है वहाँ पर भी उसको अपग्रेड करने के हवाले से कुछ चीज़ें वहाँ पर पेश की गई, जिसकी तफसीलात अभी आना बाकी है। लेकिन ये ग्राउंड की तज़ीन करना यकीनी तौर पर अच्छी चीज़ें हैं। जब ग्राउंड अच्छे होंगे तो उसका म्यार अच्छा होगा तो हमारी क्रिकेट भी ठीक होगी। लेकिन अब ये सवाल वही है कि क्या ये बातें सिर्फ अमली तौर पर भी रहेंगी या कुछ इसके हवाले से कुछ इक़दाम हम फिज़िकली भी देख सकेंगे। इसका फ़ैसला तो आने वाले दिनों में होगा। बहरहाल अगर ओवरऑल बात की जाए बोर्ड मीटिंग की, मेरे ख्याल में अच्छी मीटिंग हुई है जिसमें अच्छे फ़ैसले किए हैं जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट का मुस्तकबिल उसका तयन कर सकते हैं। सही। सलीम साहब, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, उसका बजट जो है वो 3 से 4 अरब किया जा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि पैसे बढ़ाने से जो ग्रास रूट लेवल तक एक बेहतरी आनी चाहिए, उसका ढांचा बेहतर हो सकता है? जी, वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतने ही फिर मीठा होगा, तो यही हिसाब है कि जितने पैसे डालेंगे उतने ही फिर बेहतरी आने का चांस होगा। जो डोमेस्टिक प्लेयर्स का जो मुआवजा बढ़ाया है 1 लाख हो गया है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि ये पहले भी शायद इस हद तक पहुँच चुके थे, कम हुआ था, अब शायद उसको दोबारा इजाफा किया। यूसुफ साहब को शायद इस हवाले से ज़्यादा पता हो तफसील, कि पहले डोमेस्टिक क्रिकेटर ले रहे थे, इससे काफ़ी ज़्यादा उनके पैसे हो गए थे, फिर एकदम कम हो गए थे खामोशी से। खैर, अब अगर दोबारा हुआ है, एक अच्छा अमाउंट दे रहे हैं, तो इसका यंगस्टर्स को ज़्यादा फ़ायदा होगा मेरा ख्याल है, क्योंकि जो हमारे स्टार क्रिकेटर्स हैं वो तो अभी भी उनके लिए 1 लाख 2 लाख रुपए कुछ नहीं है। आपको पता है, जो बांग्लादेश लीग खेलने के लिए जाते हैं तो एक मैच के इनको 15-15 हज़ार डॉलर या कितने पैसे जो हैं वो उसी वक्त, नॉर्मल प्लेयर की बात करता हूँ, ये कैश मिल जाते हैं। तो वो तो पैसे तो उनके लिए मसला होते नहीं है इस लेवल पे आके, लेकिन जो जूनियर लेवल के क्रिकेट है, जिनका ब्रेड एंड बटर जो है उन क्रिकेटर्स का ये डोमेस्टिक क्रिकेट है जो आ रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी होगी। और जो एक गैप आया जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट पीछे चली गई, जो डिपार्टमेंट्स बंद हुए थे, जिसके बाद बहुत सारे लड़के बेचारे, कोई टैक्सी चलाने लगा, कोई दूसरा काम करने लगा, तो वो गैप अगर हमें दोबारा ख़त्म करना है कि टैलेंट की वैसे फरावानी आओ, तो इस तरह के फैसले करने पड़ेंगे, पैसे डालने पड़ेंगे क्रिकेट में, तो जिससे जो यंगस्टर हैं उनको फिर दोबारा से मोटिवेशन मिलेगी कि क्रिकेट में आए, यहाँ पे पैसा कमाने का हमें मौका मिलेगा। फिर डोमेस्टिक क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है वो देखें, बातों की हद तक तो बहुत हो रहा है, बढ़ाना पड़ेगा हकीकी तौर पे। देखें इस वक्त अगर हम देखें तो हमें स्पिनर ऐसे कोई मिल नहीं रहे हैं यंगस्टर, वो हम पुराने जो उम्र रसीदा स्पिनर्स हैं उनकी बेस पे हम लोग खेल रहे हैं। फास्ट बॉलर्स हमारे कोई इतनी स्पीड वाले आ नहीं रहे, 1-2 यंगस्टर अब नजर आए, अली रजा वगैरह, लेकिन वो भी ज़रूरी नहीं है कि 4 डे अगर बहुत खिलाएं तो उनका क्या होगा। बैटिंग में हमें 1-2 नए लड़के मिले हैं, अब्दुल्ला, अजान शामिल, लेकिन उनको फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाके किस तरह कंटिन्यूसली परफॉर्म करेगी, ये चीज़ अभी देखना बाकी है। पहले हमारे पास ऐसा होता था, एक लड़के की जगह लेने के लिए 6-6 लड़के मौजूद होते थे, तो हमें स्टैंडर्ड उसी तरह बढ़ाना है। तो होपफुली ये पैसे इसमें डालें डोमेस्टिक में, और 1 अरब रुपए का इजाफा हुआ है तो स्टैंडर्ड भी बेहतर होगा। तो जाहिर साहब, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में के प्लेयर्स की मैच फी में भी इजाफा हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड है या विदाउट रिजल्ट ये रिवॉर्ड्स जो हैं सबको इक्वली मिलेंगे? देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चंद रोज़ पहले भी खबरें आई थी, क्योंकि उसकी बाकायदा मंजूरी दी गई है इजलास में। जो नया तरीक़ाकार आ रहा है उस तरीक़ाकार के मुताबिक किस हद तक पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, यकीनी तौर पर इजाफा तो होगा, क्योंकि हमारी इतलात हैं कि इनमें इजाफा किया जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल इस इजलास में उस तरीक़ाकार की और अदायगी के तरीक़ाकार की मंजूरी दी गई है, और इसके बारे में बहुत से सवालात आपको पता है उठाए जा रहे थे, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज़ को जो है मिक्स किया गया था, कौन T20 खेलेगा और कौन टेस्ट खेलेगा, इस पर किस हद तक अमल होगा, और अमल दरामद के बाद अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह से अमल करते हैं और किस किस प्लेयर पर क्या पाबंदी लगाई जाती है कि वो अगर T20 नहीं खेलता, और फिर C कैटेगरी से यानी T20 से भी अगर किसी कोच को पसंद आ जाता है, वो टेस्ट में लेना चाहता है, तो उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। इसमें यह कि जो
टेस्ट क्रिकेट को हम क्रिकेट की असल रूह कहते हैं और जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं उनको ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है। और लेकिन पाकिस्तान में चूँकि माजी में कुछ अर्सा से जो टेस्ट टीम की परफॉर्मेंस का म्यार तो इतना ऊपर नहीं गया जितना जाना चाहिए था। इसकी मेन वजह जो अक्सर हम माहिरीन से बात करते हैं उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में क्योंकि T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से जो बुनियादी स्किल हैं, जो उनकी टेक्निक्स हैं बैटर्स की, वो ख़राब हो गई हैं, जिसकी वजह से वो टेस्ट क्रिकेट में जाकर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। अब हालिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो पेशरफ्त की है उसको पॉजिटिव हम ले सकते हैं, क्योंकि उसमें यह किया गया कि जो रेड बॉल खेलने वाले खिलाड़ी उनका मुआवजा भी बढ़ाया गया है। उनको ना सिर्फ 40 से 50 लाख रुपए के दरमियान माहाना मुआवजा मिला करेगा, बल्कि एक टेस्ट मैच का कम से कम उनको 15 लाख रुपए भी साथ इजाफी मैच फीस के तौर पर मिला करेंगे। इस तरह जो खिलाड़ी वनडे खेलेंगे उनको तकरीबन 7 से 6 और 7 के दरमियान उनका फिगर रखा गया है, जबकि जो T20 उसके लिए सिर्फ उन्होंने 5 और 4.5 और 5 जो लाख है उसकी मैच फीस रखी है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि T20 को अब थोड़ा डिस्करेज किया जा रहा है, क्योंकि जो टेक्निक ख़राब होती है इससे, और जो वाइट बॉल क्रिकेट उसको ज़्यादा इज्जत दी जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट में। बिल्कुल सलीम साहब, अगर हम वैसे बात करें PCB सच में PSL को अगर इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है तो सबसे पहले तो उसको अपनी गिरफ्त जो है वो उसके ऊपर जो है वो छोड़नी पड़ेगी। तो PCB खुद इस हवाले से तैयार है? हिफ्ज़ा, पहले मैं ये टेस्ट वाली बात में थोड़ा इजाफा करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से कि टेस्ट क्रिकेट का वाकई मार्च 2022 से अब तक हम लोगों ने 12 सीरीज़ खेली हैं, 2 सीरीज़ जीती हैं 12 में से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें हम कितने नीचे आ गए। आज ही की खबर है, बल्कि कल रात की, जो वेस्ट इंडीज़ वाला मैच ख़त्म हुआ, पाकिस्तान ICC टेस्ट चैम्पियनशिप में 9 टीमों में 9वें नंबर पर आ गया है। ICC टेस्ट रैंकिंग में हमारा नंबर है 8, 10 टीमों में। हमारा टॉप 18 में कोई बैट्समैन शामिल नहीं है रैंकिंग में, और बॉलर्स में हमारे एक 7वें नंबर पर है, और ये भी मैं 28 की बात अगर करूं तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि टेस्ट क्रिकेट में हम लोग कितने पीछे चले गए हैं। और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इक़दाम करने पड़ेंगे, और ये एक दिन का मामला नहीं, इसमें बहुत टाइम लगेगा। आप PSL की अगर आप बात कर रही हैं तो PSL से गिरफ्त क्यों छोड़े? ज़ाहिर है वो है तो प्रोजेक्ट PCB गई, तो PCB क्यों छोड़ेगा? लेकिन यहाँ पर ये है कि नज़र रखें, लेकिन उनको थोड़ी आज़ादी भी दें कि भाई अपना काम करो, अपनी टीम बनाओ। क्योंकि पिछले साल, यानी जो पिछला इवेंट हुआ इसी साल, उसमें हमने देखा कि बहुत स्लो जा रही थी चीज़ें। सही, बहुत सारी चीज़ें एंड टाइम पे जाकर हुई, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि सलमान नसीर जो है उनकी टीम नहीं थी, उन्होंने एक खातून को एक हायर किया था, फिर एक और साहब आए थे, 3 रुकनी उनकी गालिबन टीम थी बड़ी जो थी, बाकी भी होंगे जो दूसरे लेवल पे तो वो होंगे। तो इस तरह से काम नहीं होता। अगर अलग कंपनी बनानी है तो फिर आपको पूरा ऑफिस अलग बनाए हैं, चाहे वो एकेडमी में एक जगह ले लें, कहीं और ले, अलग स्टाफ रखें, उसके बाद फैसले करें और फिर अपना रेवेन्यू फिर जनरेट भी करें। क्योंकि जो PSL है उसकी कामयाबी तो PCB की वजह से है ना। PCB का नाम तो होना ज़रूरी है, वरना ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे जो मुल्क हैं वो प्लेयर्स क्यों रिलीज़ करेंगे कि तो PCB की वजह से ही करते हैं ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि PCB अपने आप को इसमें से हटा ले, लेकिन इसमें अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है PSL में, क्योंकि देखिए पेपर पे तो नज़र आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंटेशन कब होगी, इस हवाले से भी तमाम नज़रें जो हैं कि डिसीजन लिए जाते हैं वो कब बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, ये देखना है। प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं क्योंकि फीफा का जो इस वक्त राउंड ऑफ 32 है उसका आगाज़ होगा। टीम लाइनअप्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो हमें ज्वाइन किए मुजाहिद तरीन साहब, जो कि फॉर्मर कैप्टन भी हैं पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम के, उनको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपके वक्त का, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। थैंक यू मच। सबसे पहले कर्नल साहब कहिएगा, इस वक्त अगर हम बात करें जो फुटबॉल में मैचेस चल रहे हैं, हमने कुछ अपसेट भी देखे हैं, कुछ सरप्राइज़ मैच भी थे, लेकिन अभी ईरान जो है वो राउंड ऑफ 32 से बाहर हुआ है, उसके हवाले से कुछ अफसोस भी हो रहा है। और फिर अगर हम उनके ऑफसाइड गोल की बात करें, वो जो डिसीजन था उस पर सोशल मीडिया पर काफ़ी मुख्तलिफ राय जो है सामने आ रही है। आप इस हवाले से सबसे पहले क्या बताएंगे, क्या टेक्निकलिटीज़ हैं? दरअसल अगर मैं इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें ना, तो ईरान की टीम को शुरू से ही इस तरह के मसाइल से उनको गुजरना पड़ा कि उनके लिए इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन ही बड़ी एक नामुमकिन सी बन गई थी। 12 उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन एक यूनिक एग्जांपल है वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में कि एक टीम मैक्सिको में ठहरी हुई है और मैचेस खेल दी अमेरिका में। तो ये अजीब से वो सिक्योरिटी इशू कहने, जो भी कहने, क्रिएटेड प्रॉब्लम है। देखिए
अमेरिका की ईरान के साथ जंग है तो जंग के मैदान में है ना, तो स्पोर्ट्स में तो सियासत नहीं चलनी चाहिए, स्पोर्ट्स में जंग नहीं चलनी चाहिए। तो वो शुरू से ईरान के खिलाफ इस तरह के टैक्टिक्स थे, इस तरह प्रॉब्लम थे। तो अल्टीमेटली जो ईरान की टीम का जो ऑफसाइड का इशू बना, वो भी इतना डेलिकेट इशू था कि वो जैसे कहते हैं वो भी एक क्रिएटेड इशू है, आप कह सकते हैं। ये एक ऐसा इशू था कि ईरान शुड नॉट हैव बीन पेनलाइज्ड फॉर दैट वेरी इंसिडेंट। वो कोई इतना इशू ऑफसाइड का वो पहले चला कि जी हैंडबॉल है, हैंडबॉल से देखते देखते नहीं जी ऑफसाइड हो गया। और वो भी उसमें क्रिटिकली अगर देखा जाए तो ऑफसाइड, इन माय ओपिनियन ऑफसाइड नहीं होना चाहिए था। इन दी लॉन्गर रन, इन दी बेस्ट स्पिरिट ऑफ द गेम इस इशू को अवॉइड करना चाहिए था। और वो ईरान के लिए तो वो इशू एक डू एंड डाई वाला इशू बन गया ना, क्योंकि उसी ऑफसाइड के इशू की वजह से वो उनका अल्टीमेटली, क्योंकि ईरान मैच जीत जाना था तो उसको वो ड्रा करना पड़ा, जिससे उसको पॉइंट लूज होगा। और अल्टीमेटली उस एक पॉइंट लूज करने की वजह से ईरान वेंट आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। तो ये एक ऐसा इशू है कि इन माय ओपिनियन वो ऑफसाइड नहीं था या नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो ईरान की टीम में जिस तरह अपनी फाइटिंग स्पिरिट दिखाई अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स, और उन्होंने हर मैच में बड़ी अच्छी टीमों के साथ मुकाबला किया और आज तीनों मैच उनके ड्रॉ हुए। तो ये कुछ किसी हद तक आप कह सकते हैं कि ईरान के साथ बैड लक भी हुआ है, क्योंकि इसी अगेंस्ट इजिप्ट जो मैच उनका हुआ उस मैच में 3 से 4 दफा ईरान का बॉल पोल से लग के वापस आ गया या बाहर चला गया। तो वो एक किस्म के और एक ईरान ने एक पेनल्टी किक भी मिस कर दिया, वो उनके गोलकीपर ने रोक लिया। तो ये किसी आप जो अब हम एक बात करते हैं, किसी हद तक बैड लक भी थी ईरान की उस दिन। हालांकि ईरान उस दिन बड़ी स्पिरिटेड खेला, उस दिन नहीं बल्कि तमाम मैचेस ईरान ने जो खेले बड़े उन्होंने स्पिरिटेड खेले इजिप्ट के खिलाफ खास तौर पर, और उन्होंने बड़ा अच्छा अपने आप को बनवाया कि हम एक अच्छी टीम है, हमें उस लिहाज से। और अनफॉर्चुनेटली देखें ये स्पोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। वो ईरान के टीम कैप्टन ने अपनी टीवी इंटरव्यू में ये सारी बातें हाईलाइट की कि हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की कि ना हमें प्रॉपर रेस्ट करने दिया, दूसरे मुल्क से आकर हम मैच खेल के वापस चले जाए, हम इधर रात में ठहर सकते हैं। फिर ये कैसा स्पोर्ट्स है? हम तो कहते होते हैं स्पोर्ट्स के रिश्ते जो होते हैं वो दोस्ती के रिश्ते होते हैं, तो हमने स्पोर्ट्स के रिश्तों को एक दुश्मनी के रिश्तों में बदल दिया। ये तो बहुत ज्यादती की ईरान की टीम के साथ। और ये लगता है ऐसे कि बाय डिजाइन अमेरिका वांटेड ईरान टू गेट आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, क्योंकि वो आगे हो सकता था कि ईरान के वजह से अमेरिका के और बड़े एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, अनलाइक सिचुएशन अमेरिका को कन्फ्रंट करनी पड़ती। तो वो ऐसी हाइप बन गई है कि ईरान को पर्पसली जानबूझ के कह रहे हैं इस वर्ल्ड कप से बाहर करने के लिए सारा प्लान किया गया या मैनेज किया गया या वो हो गया, आप कह सकते हो। तो ये also Iran went out of the World Cup, but I would say कि ईरान still in the hearts of the people जो कि फुटबॉल को पसंद करते हैं, जो स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं और स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट या जिस तरह फीफा का फेयर प्ले है उसको पसंद करते हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाए तो ईरान की टीम शुड हैव बीन क्वालिफाइड फॉर राउंड ऑफ 32। बिल्कुल। अच्छा कर्नल साहब, ये भी कहिएगा, आपने पाकिस्तान की जो टीम है उसके आप कैप्टन रहे हैं, आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, एक फॉर्मर कैप्टन की हैसियत से ये देखना कैसा लगता है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट से खासी दूर है? आपको क्या लगता है कहाँ पर मसले हैं? गवर्नेंस का मसला है या फिर टैलेंट की कमी है? देखिए जी, पाकिस्तान टीम हमने सारी उम्र गुजारी है खेलते हुए भी, खिलाते हुए भी। पाकिस्तान में मैं ये कहूँगा कि हमारा टैलेंट बहुत है, फुटबॉल में टैलेंट भी बहुत है, शौक भी बहुत है। सिर्फ उस टैलेंट को टाइम पर पिक करना है, फिर ट्रेन करना है, ग्रूम करना है, फिर उसको आगे लेके चलना है। आप जो इस वक्त जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के हेड जो है ना, आर्सेन वेंगर जो फीफा के, वो उनका एक इंटरव्यू में सुना तो कह रहा था कि अगर किसी ने एक फुटबॉल प्लेयर बनना है तो टेक्निकली उसको 14 साल से पहले उसकी वो स्किल बेहतर होना चाहिए, स्किल बहुत अच्छा नहीं। अगर वो स्किल अपना बेहतर नहीं कर सकते तो फिर उसको फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए। मतलब उसका है कि 14 साल तक जो अच्छा प्लेयर बनना होता है वो पिक भी हो जाता है और ट्रेन भी हो जाता है, और फिर उसके बाद बाकी उसके फेजेस चलते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में तो 14 साल के बच्चे का किसी को पता नहीं होता कहाँ खेल रहा है, कैसे नहीं खेल रहा है। मैंने ग्रास रूट लेवल पर काफ़ी प्रोजेक्ट किया और मेरा एक टारगेट था, मेरा कुछ शौक भी था कि फार फ्लंग एरिया जिनको जो पाकिस्तान में
PFF के उस तक पहुंच भी नहीं सकते, उन एरियाज में काम किया जाए। तो मैंने चित्राल में खासतौर पर काम किया, गिलगित बल्तिस्तान में किया, फाटा में किया। तो मैंने देखे इन एरियाज में एक तो लड़के बड़े अच्छे स्ट्रांग हैं और फिर उनका शौक बहुत है, पैशन बहुत है, और वो बच्चे खेलते हैं, छोटी छोटी उम्र से खेलते हैं। तो उन बच्चों को अगर टाइम पर पिक कर लिया जाए, तो ट्रेन किया जाए, तो वो बहुत अच्छे बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक बहुत डेडिकेटेड एफर्ट चाहिए, बहुत डेडिकेटेड एफर्ट चाहिए। और हमारा वो जैसे कि प्लान करके चलने चाहिए, अगले 10-12 साल में हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए सबसे बड़ा मसला हमारा, जैसे कह रहे थे, टैलेंट हंट का, यहाँ तक प्लेयर नहीं पहुंच सकते, अंडर 14 यहाँ प्लेयर तक नहीं पहुंच सकते। एंड देन एट द सेम टाइम हमारा जो है ना, कोचिंग का निजाम भी बहुत कमजोर है, हमारे पास अच्छे कोचेस नहीं है। बाहर से कोई डेडिकेटेड कोच ले आना चाहिए जिसको कम से कम 5-10 साल के लिए, और फिर उसको एक टास्क देना चाहिए, उस मुताबिक अपने लड़कों को टैलेंट हंट भी करे, ट्रेन भी करे और ग्रूम भी करे। तो अभी तो देखिए ना, इस दफा एशिया से मेरे ख्याल में 9 टीमों ने क्वालिफाई वर्ल्ड कप के लिए किया। तो 30-35 टीमों में से 9 में पहुंचने के लिए इतना मुश्किल नहीं है टारगेट, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए हमें एफर्ट करनी चाहिए, और उस एफर्ट में डेफिनेटली पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का बहुत बड़ा रोल है उस लिहाज से, और गवर्नमेंट का इसलिए रोल है कि स्कूलों कॉलेजों में भी स्पोर्ट्स को इनकरेज किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली मैं फुटबॉल की बात नहीं करता हूँ, ओवरऑल बात करता हूँ। हमारा सारा स्पोर्ट्स होता था, जब हम लोग पढ़ते थे स्कूलों कॉलेजों में, तो स्कूलों कॉलेजों में बहुत स्पोर्ट्स होता था, बहुत कंपटीशन होता था। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे स्कूल का फाइनल मैच हो रहा था, तो ग्राउंड में खड़े होने की जगह नहीं थी। तो वो ये चीजें उस वक्त हो सकती है जब गवर्नमेंट लेवल पर उसको बेहतर अवेयरनेस देने की बिल्कुल जरूरत है, और इसके हवाले से जो प्लानिंग है, जी अवेयरनेस से ज्यादा ये है कि हमारे इन प्रोजेक्ट्स को लेकर चलना चाहिए। गवर्नमेंट का मतलब ये गवर्नमेंट वो इन चीजों को डिस्करेज कर रही है, इनकरेज करने की बजाय उल्टा डिस्करेज होता है। ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं जिसमें करोड़ों रुपए ऐसे लुटा देते हैं, लेकिन उस सही जगहों पर काम नहीं किया जाता है। बिल्कुल, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं उनको इनकरेज करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड मुजाहिद तरीन साहब, फॉर्मर कैप्टन है पाकिस्तान फुटबॉल टीम के, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जाहिद साहब, आपकी जाने माना चाहती हूँ, सऊदी फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट का रिज़ाइन, और फिर हम देखेंगे कल इंडिया को जब आयरलैंड की टीम ने हराया, उसके बाद उनके वहाँ कोचिंग से भी रिज़ाइन आया। ये हमको टीम जीतने पे रिज़ाइन दे रही है, कोई टीम हारने पे रिज़ाइन दे रही है। हमने पाकिस्तान में कभी कोई ऐसे रेजिग्नेशन देखे कि खुद से फील आई हो अपने काम की? देखिए, जो सऊदी अरब के फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, यासिर उनका नाम है, उन्होंने तो इसलिए रिज़ाइन दे दिया क्योंकि उनको बड़ी उम्मीदें थी। वो कहते हैं हमारे फैंस की बड़ी उम्मीदें थी, ख़ास तौर पर जो है वर्ल्ड कप की बिड लेने में, सऊदी अरब ने मेज़बानी लेने में उन्होंने बड़ा कुलीदी किरदार अदा किया था। और उन्होंने कहा कि फैंस ने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की थी कि दूसरे राउंड में पहुंचेगी सऊदी अरब की टीम, लेकिन वो नहीं पहुंच सकी। लेकिन इसी मौके पर, क्योंकि अब 16 टीमें तो आउट हो गई हैं, ये सिलसिला जारी रहेगा। और दूसरी तरफ जो आपने आयरलैंड की टीम का जिक्र किया, तो हिस्ट्री में पहली दफ़ा आयरलैंड की टीम ने इंडिया की टीम को, जो कि वर्ल्ड चैम्पियन टीम है, उनको वाइट वॉश किया। दोनों T20 मैचेस में उनको शिकस्त दी है। और जो उनके कोच थे जिनका तल्लक साउथ अफ्रीका के साथ है, और वो थोड़ी सी हैरत भी हुई है, हो सकता है उनकी प्लानिंग का हिस्सा हो, लेकिन उन्होंने जो हेनरी मलान उनका नाम है, साउथ अफ्रीका से उनका तल्लक है, उन्होंने कहा जी वर्ल्ड कप 2027 के लिए, 2027 के लिए वो अपनी जगह छोड़ रहे हैं। इसकी जगह पे नया कप्तान, जो कि उन्होंने नामजद भी कर दिया हेड कोच को, तो वो उनकी जगह पे आ गए हैं। लेकिन हैरत अंगेज़ तो है कि एक टीम जो है हारी है, उनकी फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट रिज़ाइन दे रहे हैं, दूसरी टीम वाइट वॉश कर जीती है। और हालांकि यहाँ तो ये होना चाहिए था, उनका मुआवजा बढ़ा दिया जाता, टीम के साथ रहते, क्योंकि आयरलैंड की टीम ने, आपको याद होगा, 3 वर्ल्ड कप भी खेले हैं और टेस्ट सीरीज़ भी जीते हैं। बहुत अच्छे कोच रहे आयरलैंड के हवाले से अगर देखा जाए। सही। सलीम साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? इसमें कुछ मज़ीद ऐड करना चाहें? और इसके साथ साथ जो इंडियन टीम को 2 झटके लगे हैं, इसके बाद आप क्या देखते हैं, उनकी टीम ने ऐसा क्यों किया, स्पेशली अगर मेन टीम की हम बात करें? पहले तो आप वो जो कह रही थी ना, यहाँ पे हमें नज़र नहीं आता, यहाँ तो हम हर गेम में इतना हार रहे हैं, तो फिर तो सभी सब इस्तीफे देने पड़ेंगे, सभी खाली हो जाएंगे फेडरेशन। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पर हमने ये कुछ बात डिफरेंट किया है, हमने पैसे बढ़ा दिए। नहीं, इसमें ये है कि जो कोच हैं आयरिश, उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था, सीरीज़ से पहले ही उनकी यंग फैमिली है, उसको टाइम देने के लिए उन्होंने पहले ही बता दिया था कि उनको जाना है, तो ये जीतने हारने का उस पर असर नहीं पड़ना था। लेकिन इंडिया के साथ मैं कहता हूँ इस सीरीज़ में बड़ी नाइंसाफ़ी की है कि इंडिया के लिए पिचेस ऐसी बना दी इन्होंने
आईपीएल जैसी पिचेस बनाते बिल्कुल ऐसे रोड जहाँ पर वो 250-250 रन बनाते और आराम से जीत जाते, तो ये तो बड़ा गलत किया आयरलैंड वालों ने उनके साथ। तो इंडिया ने जो किया है वो अपना जो उसने बोया है ऑन अ सीरियस नोट वही वो अब वो खाएगा, क्योंकि उसने अपने आईपीएल के चक्कर में ऐसी पिचेस बनाई जहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्कोर होते थे, प्लेयर अपने बड़े बड़े हीरो बन गए। पहली बार उनका इम्तिहान हुआ, 16 सीरीज़ लगातार जीतने के बाद ये पहली सीरीज़ इंडिया हारा है। जो उनके नए कैप्टन बने शहरियार सायर, उनकी ज़ेर क़यादत 16 सीरीज़ जीतने के बाद जो टीम हारे वो भी आयरलैंड से, तो आप सोचें कितना बड़ा ये डिज़ास्टर होगा। लेकिन चूंकि आईसीसी इवेंट में भी, आईसीसी तो है ही इंडिया की, तो वहाँ भी ये लोग पिचेस अपने हिसाब की बना लेते तो ये बच जाते। लेकिन जहाँ कहीं ऐसी पिचेस नज़र आए जहाँ पे थोड़ा बॉलर्स के लिए भी मदद होगी तो वहाँ इंडिया का यही हाल होगा। जहाँ एक न्यूट्रल रहकर लोग अपने पिचेस वगैरह बनाएं वहाँ यही होगा, वरना तो फिर ये लोग जीतते रहेंगे। वरना आईपीएल में बनाएं पिचें वहाँ पे 250-250 रन करें, खुश होते रहें। यूसुफ, आगे अगर हम बात करें जो शेड्यूल है इंग्लैंड में 5 T20 मैचेस की सीरीज़, आपको लगता है कि वो कितनी चैलेंजिंग होगी इंग्लैंड की कंडीशन में? देखें, इंग्लिश कंडीशन में तो कोई भी की टीम उसके लिए वहाँ पर जाकर परफॉर्म करना आसान नहीं होता, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे पाकिस्तान की, ऑस्ट्रेलिया की हो। इंग्लिश टीम अपनी कंडीशन में बहुत ज़्यादा हमेशा हरीफ सख्त समझी जाती है। अब चूँकि एक झटका भी उनको लग गया इंडियन टीम को, तो उसके बाद वहाँ पर जाना, परफॉर्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जहाँ तक हम इस्तीफ़ों की बात कर रहे थे, तो जिस तरह की ये ख़बरें अब सामने आ रही है, तो मेरे ख्याल में अगर वहाब रियाज ने ये चीज़ नहीं अभी तक पढ़ी तो शायद तुम तक पहुंचा देनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो कौमी हॉकी टीम के हेड कोच मंजूर हसन, उन तक भी ये खबर ज़रूर जानी चाहिए कि लोग अब दुनिया में ऐसा भी ट्रेंड सामने आ रहा है कि जीत पर मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, चलिए इसके बाद हमें शायद वो इज़्ज़त ना मिले जिस वक्त हमें मिल रही है। यहाँ पर तो पाकिस्तान में तो ये उसका सूरत दूसरी तरफ है कि लोग कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से अपने ओहदों के साथ चिमटे रहें। तो मेरे ख्याल में ये जब तक ये जो एक हम कहते हैं प्रोफेशनलिज्म, हमारे कोचेज़ को भी उस वक्त तक उसकी पैरवी करना पड़ेगी कि इसके बाद ही पाकिस्तान में क्रिकेट, हॉकी और दूसरी जो खेलें वो कुछ बेहतरी की जानब जा सकती हैं। ना यूसुफ, ये क्या बात कर दी आपने, ऐसी खबरें तो हम देखते ही नहीं है। कौन पहुंचाएगा उन तक ये खबरें? कहाँ पे पहुंचती हैं ऐसी खबरें जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है? हम तो अपने फ़ायदे के अलावा कोई बात सुनते ही नहीं है। बहरहाल प्रोग्राम को यहीं पर क्लोज करते हैं। आज डिस्कशन का बहुत अच्छा लगा और हमने कुछ अनोखी खबर भी लास्ट पे डिस्कस की है। यहाँ पे प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।